हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, आई एम नितिन उपाध्याय, योर मोस्ट वेलकम ऑन योर चैनल एनके उपाध्याय क्लासेस। इस सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। 12th क्लास की अकाउंटेंसी आरबीएससी बोर्ड से। एक और चीज, ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमारे पास इस 12th क्लास की अकाउंटेंसी में टोटल कितने चैप्टर और वो कितने मार्क्स के हैं। हाँ, इसमें हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बोथ को साथ में कवर करते हुए चलेंगे। तो देखो, इसमें हमारे पास एक तो होगा पार्ट ए, एक होगा पार्ट बी और एक होगा पार्ट सी। जिसमें से ये जो पार्ट ए है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होगा और ये जो पार्ट बी और पार्ट सी होगा, इन दोनों में से स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो चाहे तो पार्ट ए चूज कर सकते हैं, चाहे तो पार्ट बी चूज कर सकते हैं, चाहे तो पार्ट बी यूज कर सकते हैं, चाहे तो पार्ट सी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पार्ट ए तो सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है। और एक और चीज, ये जो पार्ट बी में आपके पास 2-3 चैप्टर हैं, ये आपके ग्रेजुएशन में भी मिलेंगे, ये आपको ग्रेजुएशन में भी मिलेंगे, इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी को चूज करते हैं। जो पार्ट सी है वो कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो जिन बच्चों को कंप्यूटर में जैसे प्रैक्टिकल से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप पार्ट सी को चूज कर सकते हो। हाँ, और अगर आप पार्ट बी को चूज करते हो तो मेरी पर्सनली एडवाइस है कि आप छुट्टियों में बैठ के पार्ट सी भी पढ़ लेना। और जो बच्चे पार्ट सी चूज करते हैं उसके लिए हम एंड में वीडियोस बनाएंगे। तो अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले होगा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कि साझेदारी का सामान्य परिचय। इसमें हम देखेंगे कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है और पार्टनरशिप होता क्या है। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन में हम वो चीज देखेंगे। और उसके बाद इसमें एक छोटी सी चीज और देखेंगे हम कि जैसे ही कुछ लोग पार्टनरशिप में आते हैं, आने के बाद वो कैसे अपने बिजनेस को रन करके एट द एंड ऑफ द ईयर अपने प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हर एक पार्टनर के अकाउंट में उसको कैसे क्रेडिट किया जाता है, वो सैलरी, कमीशन, बोनस, ये सारी चीजें लेते हैं कि नहीं लेते, और जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो सारी चीजें हम देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में। उसके बाद एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर मतलब कि नए साझेदार का साझेदारी में एडमिशन कैसे देंगे हम। मतलब देखो यहाँ पे मान लो कि 3 पार्टनर्स ने मिलके पार्टनरशिप स्टार्ट की और फिर उनको लगा कि हमें किसी चौथे या 5वें पार्टनर को भी पार्टनरशिप में एडमिशन देना चाहिए, उससे हमारी पार्टनरशिप की कैपिटल बढ़ेगी। तो ये सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर नंबर 2 हमारे सिलेबस में है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। मतलब कि एक बिजनेस में हम एक नए पार्टनर को कैसे एडमिशन देंगे, उस टाइम पे क्या क्या ट्रीटमेंट होगी, क्या क्या जर्नल एंट्रीज होगी, वो सारी चीजें चैप्टर नंबर 2 में है। चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। जब पार्टनरशिप चल रही होती है तो, और अगर बीच में किसी पार्टनर को या फिर ईयर के स्टार्टिंग में या एंड में या बीच में कभी भी अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, तो उस रिटायरमेंट के टाइम पे कौन कौन सी एंट्रीज होगी, क्या क्या प्रोविजन होंगे, ये सारी चीज हम चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे। और किसी पार्टनर की डेथ भी तो हो सकती है ना बीच में, तो उस डेथ हुए हुए पार्टनर के अकाउंट्स को हम कैसे ट्रीट करेंगे और उसके नॉमिनी को हम उसके अकाउंट पे पड़ा हुआ क्रेडिट बैलेंस कैसे पे करेंगे। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे कि उसका जो नॉमिनी या फिर वो पार्टनर है जो रिटायरमेंट कर रहा है उसको हम पेमेंट कैसे करते हैं। हाँ, इस चैप्टर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चों को ज्यादातर कंफ्यूज करती है वो है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये भी इसी चैप्टर में हम उसको बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, बहुत ईजी है। उसके बाद आता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखो, पार्टनरशिप चल रही है, ठीक है, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है बिजनेस में, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या फिर जो फर्म है वो कंटिन्यूसली लॉस को बियर कर रही हो, तो इस सिचुएशन में हम चाहते हैं कि हमारी पार्टनरशिप को बंद कर दिया जाए। तो हम क्या करेंगे, हमारी पूरी की पूरी फर्म को बंद कर देंगे। देखो, एक होता है साझेदारी का समापन, एक होता है साझेदारी फर्म का समापन। मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो ये डिफरेंस हम इस चैप्टर में देखेंगे कि साझेदारी का समापन होना क्या होता है और साझेदारी फर्म का समापन होना क्या होता है, दोनों बहुत अलग चीज है। उसके बाद आता है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में
हम देखेंगे कि कैसे कंपनी, देखो यहाँ तो बात हो रही थी पार्टनरशिप की, अब यहाँ बात होगी किसी कंपनी की। कंपनी का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लॉन्ग रनिंग बिजनेस होते हैं वो टोटल 3 तरह के होते हैं। पहला होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। उसके बाद आता है सेकंड ऑप्शन पार्टनरशिप, और उसके बाद आता है कंपनी। तो हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट्स कैसे बनती है। तो कंपनी में क्या होता है, जैसे ही कंपनी अपने शेयर मार्केट में इशू करती है शेयर्स, मतलब कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, और उसके बाद में हम डिबेंचर के बारे में पढ़ेंगे कैसे कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है। और कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो वो जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं उन लोगों से पैसे भी लेगी, और कुछ कंडीशन में जो शेयर होल्डर होंगे जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं वो पैसे नहीं देंगे। तो अब कंपनी क्या करेगी, उन शेयर को वापस ले लेगी, कंपनी शेयर्स को फोरफीचर कर लेगी वापस, मतलब कि कंपनी उन शेयर्स का हरण कर लेगी। तो उस फोरफीचर के टाइम पे कंपनी क्या जर्नल एंट्रीज करेगी, ये जो कंपनी अकाउंट्स है उसमें हम देखेंगे कंपनी कैसे अपने शेयर मार्केट में इशू करती है, कैसे उनको फोरफीचर करती है, ये सारी चीज देखेंगे कंपनी अकाउंट्स में। उसके बाद देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, मतलब कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसे बनते हैं। देखो यहाँ पे भी हमारे पास टोटल 2 चीजें हैं, एक होता है फाइनल अकाउंट्स, एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो फाइनल अकाउंट होते हैं उनमें टोटल 2 चीजें बनती है, पहला ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा होता है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा होता है बैलेंस शीट। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में टोटल 5 चीजें आती है। ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल 5 चीजें कौन कौन सी होगी। उसके बाद आता है जॉइंट वेंचर। देखो जॉइंट वेंचर को हिंदी में बोलते हैं संयुक्त साहस। ये जो संयुक्त साहस है ये आपको थोड़ा बहुत पार्टनरशिप से मिलता जुलता लगेगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में भी 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर इकट्ठा होके किसी बिजनेस को रन करते हैं, और जॉइंट वेंचर में भी 2 या 2 से ज्यादा लोग इकट्ठा होके किसी साहस भरे काम को या किसी वर्क को लेते हैं या कोई काम करते हैं। लेकिन जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में एक छोटा सा डिफरेंस मैं बता दूं आपको। जॉइंट वेंचर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, जॉइंट वेंचर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, लेकिन जो पार्टनरशिप है वो लॉन्ग रनिंग बिजनेस है, इसलिए जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप अलग है। पार्टनरशिप के लिए हमारे पास एक पूरा का पूरा एक्ट चलता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, लेकिन जॉइंट वेंचर के लिए ऐसा कोई एक्ट नहीं है। एक सिंपल सा डिफरेंस और बता दूं, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट भी कि कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, उन पार्टनर्स की लिमिट भी दी हुई है कि कितने मिनिमम और मैक्सिमम होते हैं। लेकिन जॉइंट वेंचर में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए और मैक्सिमम 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, इसमें लिमिट दी हुई है, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। उसके बाद आता है कंसाइनमेंट अकाउंट्स। देखो कंसाइनमेंट अकाउंट्स क्या होता है, मतलब कि प्रेषण खाते। प्रेषण खातों का मतलब होता है कि जैसे कोई बिजनेसमैन है या कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, वो राजस्थान में वर्क कर रहा है और वो चाहता है कि हम हमारा जो गुड्स है वो महाराष्ट्र में भी सेल करें, गुजरात में करें या दिल्ली में भी करें। तो उस कंडीशन में हाँ एक चीज और वो खुद जाके उस गुड्स को सेल कर नहीं सकता, उस माल को बेच नहीं सकता, तो वो क्या करता है अपने एक एजेंट को महाराष्ट्र में, गुजरात में और दिल्ली में एक एजेंट को रखेगा और उस एजेंट को बोलेगा कि तुम मेरे बिहाफ में यहाँ पे गुड्स को सेल करो, और जो भी आप सेल करोगे उसका एक पर्टिकुलर मैं आपको परसेंटेज आपके प्रॉफिट के रूप में दे दूंगा। मतलब ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट्स है इसमें क्या होता है, एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी। कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी। ये जो कंसाइनर है ये कंसाइनी को अपना गुड्स भेजता है, मतलब कि सेंड करता है। कंसाइनर कंसाइनी को अपना गुड्स बेचता नहीं है, सेल नहीं करता, ये केवल इसको सेंड करता है। और जैसे ये कंसाइनी उस गुड्स को सेल कर देगा, कंसाइनी ने गुड्स को सेल किया तो इस सेल किए हुए गुड्स पे ये जो कंसाइनी है ये कंसाइनी कंसाइनर से कमीशन लेगा। क्या लेगा? कमीशन। बस इतनी सी चीज है और इस चीज को हम सीखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट्स में। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं कंसाइनमेंट, और जो उसका ओनर होता है गुड्स का उसको बोलते हैं कंसाइनर, और जो एजेंट होता है ये कंसाइनी, इसको हम एजेंट भी बोलते हैं। एजेंट को गुड्स सेंड किया जाता है और इस गुड्स को वो सेल करेगा और बदले में कंसाइनर से कंसाइनी
प्रॉफिट के रूप में, मतलब कि प्रॉफिट के रूप में कमीशन लेगा। इतनी सी चीज है, सिंपल। उसके बाद में आता है अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखो, कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, जबकि कुछ बिजनेसेस होते हैं जो कि प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो उनके जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो सारी चीजें कुछ हमने 11th में पढ़ ली और कुछ हम यहाँ पढ़ेंगे। और एक आता है अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट्स के लिए काम नहीं करती, जैसे कि प्ले क्लब हो गया या फिर कुछ ट्रस्ट हो गया, जैसे कि मंदिर, टेम्पल वगैरह। तो ये क्या है कि ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, लेकिन फिर भी उनको अपनी एक्टिविटीज से कभी प्रॉफिट मिल जाता है और कभी लॉस हो जाता है, लेकिन उसको हम लोग प्रॉफिट या लॉस नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं सरप्लस और डेफिशिएंसी, मतलब कि आधिक्य और न्यूनता। तो जैसे कि ये प्रॉफिट मोटिव बिजनेस होता है और ये प्रॉफिट मोटिव बिजनेस नहीं होता, तो इनके जो ट्रांजैक्शन है, जो लेन देन है, वो भी डेफिनेटली अलग अलग होंगे, तो उनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होगा। इसलिए हमारे सिलेबस में ये चैप्टर और है कि जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जिन बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं है, उनका ट्रीटमेंट, उनका जो अकाउंटिंग वो कैसे होता है, तो वो सीखेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद आता है पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास टोटल 3 चैप्टर होंगे। फर्स्ट होगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट और थर्ड वन इज एथिक्स इन अकाउंटिंग। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर होगा अकाउंट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, जो कि हमने यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखे हैं, सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से हैं? अरे वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी बनाती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि एक होता है फाइनल अकाउंट्स और एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको अभी बताया था, टोटल 5 तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं और फाइनल अकाउंट सिर्फ 2 तरह के होते हैं। फाइनल अकाउंट में 2 चीजें बनती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल 5 चीजें बनती है। तो उन पांचों चीजों को कैसे बनाना है वो तो यहाँ सीखेंगे, और उन पांचों चीजों का एनालिसिस क्या क्या होगा वो हम सीखेंगे चैप्टर नंबर पार्ट बी के चैप्टर नंबर 1 में। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, सर हम इनका एनालिसिस करते क्यों हैं? देखो, एनालिसिस करने बहुत एक सिंपल सी चीज है। हमने यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स बना लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए, लेकिन अब उनका यूज क्या होगा? देखो, फाइनल अकाउंट्स का यूज होता है, फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कि हमें आगे हमारे बिजनेस ने अभी तक क्या क्या किया है, कितना प्रॉफिट अर्न किया, क्या ये ग्रोथ में चल रहा है या फिर ये डिक्लाइन में चल रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये सारी चीजें हमें इनसे पता तो चल जाती है, लेकिन ये इसे हम बहुत अच्छे से कैसे समझ पाएंगे? जब हम इनका एनालिसिस करेंगे अपने पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जो हमने पिछले साल बनाया, उससे भी प्रीवियस ईयर में बनाया, उनके साथ कंपेयर करने से। तो ये टोटल 7 से 8 तरह के एनालिसिस होते हैं, जिसमें से हम सीखेंगे कंपैरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस हो गया, कॉमन साइज एनालिसिस हो गया, ट्रेंड एनालिसिस हो गया, रेशियो एनालिसिस हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया। ये सारे के सारे हमारे इस चैप्टर में आते हैं, लेकिन हम इसमें केवल 3 या 4 एनालिसिस ही पढ़ेंगे। उसके बाद ये आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सॉरी, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे होगा रेशियो एनालिसिस। यहाँ क्या होगा? रेशियो एनालिसिस। अपने सिलेबस में है रेशियो एनालिसिस। हमारे सिलेबस में है रेशियो एनालिसिस। ये रेशियो एनालिसिस भी एक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है, जिसे हम यहाँ पे बहुत डीप में पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है एथिक्स इन अकाउंटिंग। एथिक्स इन अकाउंटिंग में क्या होता है, ये हमें कुछ एक बातें बताएगा। मतलब जैसे कि देखो, एक होता है कुछ प्रिंसिपल्स और रूल जिनको हमें फॉलो करना ही पड़ता है, और एक होते हैं कुछ वैल्यूज या फिर मूल्य जो हमें ये बताते हैं कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। उनको फॉलो करो या नहीं करो, उसके लिए प्रेशराइज नहीं करता। उसके लिए तो जो टर्म्स, जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं वो हमें प्रेशराइज करती है, लेकिन एथिक्स इन अकाउंटिंग हमें सिर्फ ये बताता है कि ये चीज़ें सही है और ये चीज़ें गलत है। आपको ये चीज़ें बिजनेस में अप्लाई करनी चाहिए, जैसे कि गुड्स के रिगार्डिंग में आपकी क्या क्या मॉरल वैल्यूज बनती है, या फिर एसेट्स और लायबिलिटीज के रिगार्डिंग में आपकी क्या क्या वैल्यूज बनती है। तो ये सारी चीज़ें आपको एथिक्स इन अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। तो ये था इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं इसके मार्क्स की। तो देखो,
ये जो आपके पास टोटल पार्ट ए में आपके पास 9 चैप्टर है, इन 9 चैप्टर में हमारे पास जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर हैं वो टोटल 25 मार्क्स के हैं। फर्स्ट, सेकंड, 3 और 4th 1 to 4 चैप्टर होंगे, ये टोटल 25 मार्क्स के होंगे। उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 5 और 6 होगा, मतलब कि 5th एंड 6th, ये टोटल 12 मार्क्स के होंगे। उसके बाद ये जो आपका जॉइंट वेंचर है ये आपका 7 नंबर का होगा, 7 मार्क्स का होगा। फिर कंसाइनमेंट अकाउंट और अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके 8 नंबर के होंगे। 8 मार्क्स का होगा कंसाइनमेंट और 8 मार्क्स का होगा आपका अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद पार्ट बी में आते हैं तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा 7 नंबर का, रेशियो एनालिसिस होगा 9 नंबर का, और एथिक्स इन अकाउंटिंग जिसमें नॉर्मली थ्योरी ही है, इसमें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है, ये आपका होगा 4 नंबर का। इस तरह से ये जो आपका पार्ट ए है ये टोटल 60 मार्क्स का होगा, 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स का। और ये जो पार्ट बी है ये होगा अपना 20 मार्क्स का, ये होगा 20 मार्क्स का। तो यहाँ तक कुछ डाउट नहीं होगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ तक किसी बच्चों के डाउट नहीं रहना चाहिए। एक और चीज, आप जब भी पढ़ रहे हो तो अपनी बुक को, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, अपनी बुक को सामने खोल के रखो ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 जो है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ये हमारा पहला चैप्टर है और इस पहले चैप्टर का हम पार्ट 1 देख रहे हैं अभी। तो देखो, सबसे पहले हम जो पार्टनरशिप है उसका मीनिंग देख लेते हैं कि उसका मीनिंग क्या है, मतलब कि उसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले इंग्लिश में देखो, इसकी जो डेफिनेशन है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में गिवन है। सेक्शन 4 में डेफिनेशन क्या होती है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप है ये 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच का एक रिलेशनशिप है। उस रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। हु हैव एग्रीड, जो एग्री हुए हैं, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, जो किसी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं, मतलब कि बिजनेस का होना जरूरी है। कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और उस बिजनेस को वो सारे मिलके भी रन कर सकते हैं या उन सभी के बिहाफ में कोई एक पर्टिकुलर पर्सन भी उसको रन कर सकता है, जो कि पहले से डिसाइड होगा। दोबारा देखो, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। मतलब कि पार्टनरशिप है वो एक रिलेशन है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में जो कि एग्री हुए हैं टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहां तक कोई डाउट नहीं है, तो मैं आगे चलता हूं। हिंदी में देखो इसको। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है, जो कि अभी मैंने बताया था 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में ये रिलेशन है, संबंध है, पारस्परिक संबंध है, जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए। मतलब कि व्यवसाय का होना जरूरी है और उसके जो प्रॉफिट्स होंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर, प्रॉफिट होंगे उसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अरे नहीं, बिजनेस में तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट से मेरा मतलब वो नेगेटिव प्रॉफिट भी हो सकता है, प्रॉफिट, और या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है। बांटने के लिए सहमत हुए हैं जिसका संचालन उन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है। यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को भी। चलो देखो, मैं इनका रिलेशन आपको बहुत ही इजी तरीके से समझा देता हूं। मान लो कि हमारे पास टोटल ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ए, बी और सी। ए का बी से जो रिलेशन होगा ना, जो रिलेशन होगा उस रिलेशन को ही बोलते हैं पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं? उस रिलेशन को ही बोलते हैं पार्टनरशिप। और बी का सी से जो रिलेशन होगा उसको कुछ भी नहीं बोलते। अरे क्यों नहीं बोलते भाई? इसको भी तो पार्टनरशिप ही बोलते हैं, और बी का सी से जो है उसको भी पार्टनरशिप ही बोलते हैं। मतलब कि इन दोनों का जो आपस में जो रिलेशन होगा उसी को पार्टनरशिप बोलते हैं।
तो सर इस ए को क्या बोलते हैं, बी को इंडिविजुअली क्या बोलेंगे, सी को क्या बोलेंगे? अरे इनको हम बोलेंगे पार्टनर, इनको क्या बोलेंगे? पार्टनर। बी भी पार्टनर है, ए भी पार्टनर है, सी भी पार्टनर है। यहां तक किसी के कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर, बिल्कुल डाउट नहीं। दोबारा सुनो, ए बी और सी, इनका जो आपस में रिलेशन होगा उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। इंडिविजुअली ए बी सी को हम बोलेंगे पार्टनर, और इन तीनों को एक साथ हम बोलेंगे फर्म। ध्यान से सुनना, इनको क्या बोलेंगे? फर्म। इनको बोलेंगे फर्म। अब हिंदी में सुनो, ए बी और सी, इनका जो बीच में रिलेशन होगा, इनका जो पारस्परिक संबंध होगा उसको बोलेंगे साझेदारी। उसको क्या बोलेंगे? साझेदारी, जो कि हम सीख ही रहे हैं, भारतीय साझेदारी अधिनियम। तो इनका जो बीच का रिलेशन होगा उसको बोलेंगे साझेदारी। उसको क्या बोलेंगे? साझेदारी। तो सर इस बी को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे साझेदार। साझेदार। और इन तीनों को एक साथ हम बोलेंगे फर्म। यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब देखो, तो हमने इसकी डेफिनेशन देख ली हिंदी और इंग्लिश में। अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, जो भी किसी भी डेफिनेशन, किसी भी चीज की जो विशेषताएं होती है वो उसकी डेफिनेशन से निकल के आती है। सबसे पहले इंग्लिश में देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, टू और मोर पर्सन। अरे भाई ये देखो, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। ये दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का रिलेशन है। रिलेशन है। सेकंड पॉइंट है एग्रीमेंट, अभी पढ़ेंगे। देखो, एग्रीमेंट होना चाहिए। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। मैंने अभी बोला था कि एक बिजनेस होना चाहिए। उसके बाद में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जो कि शेयर करेंगे प्रॉफिट को, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। और अनलिमिटेड लायबिलिटी अभी मैं समझाऊंगा। और बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। टू और मोर पर्सन मतलब कि दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों का होना। पार्टनरशिप जो है ना, पार्टनरशिप में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि मैक्सिमम कितने पर्सन होंगे। मिनिमम तो बताया हुआ है कि दो होने चाहिए, क्योंकि दो के बिना तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। एक पर्सन कभी भी पार्टनरशिप कर ही नहीं सकता खुद से। लेकिन इसने जो मैक्सिमम लिमिट है वो मेंशन नहीं की, तो उसके लिए आया कंपनी एक्ट बीच में। कंपनी एक्ट ने अपने कंपनी रूल में लिखा कि ये जो पार्टनरशिप है इसकी मैक्सिमम लिमिट हो सकती है केवल 50 तक। मिनिमम होगी 2 पर्सन की और मैक्सिमम होगी 50 पर्सन की। मैक्सिमम। लेकिन कुछ कंडीशन में इसको 100 तक बढ़ाया भी जा सकता है। गवर्नमेंट से परमिशन लेके हम इसको 100 भी कर सकते हैं। 100 पार्टनर्स भी हो सकते हैं। तो मिनिमम कितने हो गए? 2 और मैक्सिमम कितने हो गए? 50 मेंबर। तो 2 और मोर पर्सन या दो से ज्यादा व्यक्तियों का होना, यहां तक कोई डाउट नहीं है। आगे चलो, एग्रीमेंट मतलब कि समझौते का होना। देखो, पार्टनरशिप बिना एग्रीमेंट के हो ही नहीं सकती। जब पार्टनर्स में एग्रीमेंट होगा कि हमें किस चीज का बिजनेस करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ये सारी चीजें, कि हमें बिजनेस का नेचर क्या होगा, उसका एड्रेस क्या रखना है, कौन कौन पार्टनर होंगे, कितने कितने कैपिटल आएंगे, ये सारी चीज एग्रीमेंट के बिना हो ही नहीं सकती। तो एग्रीमेंट मतलब कि समझौते का होना, ये भी बहुत जरूरी है और ये भी इसकी एक विशेषता है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि बिजनेस होना, एक तो होता है बिजनेस जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, और अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से काम नहीं कर रहा तो वो बिजनेस होता ही नहीं है। जो अभी हमने देखा था कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, तो पार्टनरशिप के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस भी होना जरूरी है। उसके बाद आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, मतलब लाभों का विभाजन। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट या लाभों का विभाजन। अब बिजनेस का प्रॉफिट मोटिव हो गया, यहां तक तो ठीक है। अब बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न भी कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे? अब उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड करो ना। सर यहाँ पे पॉजिटिव प्रॉफिट भी हो सकता है और नेगेटिव भी। हाँ, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, क्योंकि अगर प्रॉफिट का शेयरिंग नहीं होगा, मान लो कि 3 पार्टनर है और इन तीनों पार्टनर्स में से प्रॉफिट हुआ वो केवल पार्टनर फर्स्ट वाले पार्टनर ने, मतलब पार्टनर ए ने ले लिया, और बाकी के फिर जो बी और सी है वो क्या करेंगे? उनको कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो फिर वो पार्टनरशिप ही क्यों करेंगे? समझ में आ रही है बात? मतलब प्रॉफिट का शेयरिंग होना भी जरूरी है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज और बताऊं मैं आपको। देखो, ये जो पार्टनरशिप है ये पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी हुई थी।
1872 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से फिर निकल के पार्टनरशिप एक्ट 1932 दूसरा बनाया गया। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो इनिशियल चीजें होती थी, जो रिक्वायरमेंट होती थी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो सारी चीजें ही हमें इसमें चाहिए होती है। तो इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज है जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में आपके सामने डिस्कस करता हूं कि वो जो पार्टनर्स है उनमें कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि वो 18 साल से बड़े होने चाहिए। 18 साल से बड़े होंगे तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सर ये जो पार्टनर है उसमें 18 साल से छोटा कोई पार्टनर नहीं हो सकता? देखो, पार्टनर तो हो सकता, लॉस बियर करने के लिए हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। मतलब अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है और अगर कोई माइनर पार्टनर पार्टनरशिप में पार्टनर है, तो हम जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लेने के लिए तो वो आ जाएगा कि हमें प्रॉफिट दो। लेकिन अगर लॉस की कंडीशन होगी तो लॉस की कंडीशन में हम उसको फोर्स नहीं कर सकते कि आपको लॉस भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ ये बात समझ में आई, लाभों का विभाजन। उसके बाद में अनलिमिटेड लायबिलिटीज। देखो, एक होता है लिमिटेड लायबिलिटी, एक होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। पहले लिमिटेड लायबिलिटी को समझेंगे, फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी आपको आराम से समझ में आएगी। लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है, मान लो 3 पार्टनर थे, उन तीनों ने 1-1 लाख रुपए की कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस की। मतलब कैपिटल 1-1 लाख रुपए की वो पूंजी लेके व्यवसाय में आए और एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में उन्हें 12 लाख रुपए का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 12 लाख रुपए का। और जो तीनों पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1, मतलब कि इक्वल रेशियो, उनका लाभ विभाजन अनुपात बराबर है। तो वो जो 12 लाख रुपए का लॉस होगा वो तीनों पार्टनर्स को 4-4 लाख रुपए मिलेगा। उन 4-4 लाख रुपए में से मान लो कि उनका जो बिजनेस में कैपिटल और जो प्रॉफिट वगैरह था वो टोटल 1-1 लाख रुपए था, जो हमने अभी जो मैंने आपको बताया था। तो उन 4 लाख रुपए के जो इंडिविजुअली सबको मिला है उसमें से वो 1-1 लाख रुपए जो उनकी कैपिटल है वो तो कवर हो गया। अब बचे 3-3 लाख रुपए। तो उन 3-3 लाख रुपए के लिए हम उन पार्टनर को फोर्स नहीं करेंगे कि आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि उनकी जो लायबिलिटी थी वो लिमिटेड लायबिलिटी थी। तो अब जो 4 लाख में से ए, बी और सी, इनका जो लॉस मिला 4 लाख रुपए का लॉस, इसे भी 4 लाख रुपए का लॉस और इससे भी कितना, 4 लाख रुपए का लॉस, जो सबसे पहले हम कवर कर लेंगे इनकी कैपिटल प्रॉफिट या जो भी इनके पास है उनसे 1-1 लाख रुपए। अब जो 3 लाख रुपए का लॉस इन सबको मिलेगा, इसका भी 3 लाख का लॉस, इनका भी 3 लाख का लॉस और इसका भी 3 लाख का लॉस, इस लॉस को हम इनसे नहीं लेंगे क्योंकि इनकी जो लायबिलिटी थी वो लिमिटेड थी। तो इन्होंने जितना इनका हिस्सा था बिजनेस में उतना तो हम इनसे रिसीव कर सकते हैं, उससे ज्यादा जो बचेगा 3-3 लाख रुपए, उस 3 लाख के लिए हम इनको फोर्स नहीं करेंगे। तो ये हो गया लिमिटेड लायबिलिटी। और अनलिमिटेड अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 4 लाख रुपए का लॉस आया और 1 लाख रुपए इनसे हमने कवर कर लिए और 3 लाख इनके बच गए, तो ये 3 लाख भी हम इन्हीं से लेंगे। मतलब इसको 1 लाख तो ये और 3 लाख, 1 लाख तो इनसे हम रिसीव कर ही लेंगे और 3 लाख भी इनको अपनी पर्सनल एसेट्स बेच के या ये जहां से भी लेके आए इनको लानी ही पड़ेगी। तो ये हो गया अनलिमिटेड लायबिलिटीज। ये भी इसकी एक विशेषता है, मतलब जो भी लॉस वगैरह जो कुछ भी होगा वो पूरा का पूरा पार्टनर्स को ही बियर करना पड़ेगा। उसके बाद में बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कि व्यवसाय का संचालन उन सभी के द्वारा या उन सभी में से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है। पार्टनरशिप को सारे के सारे पार्टनर्स मिलके भी रन कर सकते हैं और अगर वो चाहे कि नहीं आप सारे पार्टनर बिजनेस को रन नहीं करेंगे, हम सारे पार्टनर बिजनेस को रन नहीं करेंगे, हमारे बिहाफ में कोई ये पर्टिकुलर एक है जैसे कि ए, ये बिजनेस को रन करेगा और हम तो कभी कभार जैसे कि देखने के लिए या फिर वैसे आ जाएंगे। तो ये भी इसकी एक विशेषता है, सब मिलके भी कर सकता है या सभी में से कोई एक भी कर सकता है। यहां तक समझ में आया? वेरी गुड। तो इसके बाद अब आपके सामने एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आएगी, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, मतलब साझेदारी संलेख क्या होता है।